द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। कोरोना के जो वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उसने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। मतलब लोगों के व्यवहार को लेके, और कैसे लोग एक दूसरे से बातचीत करें, कैसे मिले, और तमाम तरीके के काम कैसे करें, इसको लेके तमाम चीजें बदल गई हैं। लोगों का सोचने का नजरिया भी बदल गया। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है अदालतों की कार्यवाही का। अदालतों में वर्चुअल हियरिंग होने लगी है, जो पहले एक सपना था, जो सोचा जाता था कि ऐसा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये ऐसे काम चालू हो गए। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए, और क्या कहते हैं, ये कोरोना वायरस का जो ये नया प्रभाव पड़ा है, इसको कैसे बदलेगा, या जुडिशरी या न्यायपालिका पे इसका कैसा असर पड़ेगा, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ए एन मित्तल, लीगल प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, और अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता तो हम शायद आप और हम आमने सामने बैठे होते। अभी हम लोग फोन पे बातचीत करके इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो पूरा वर्चुअल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी है कि वकील अदालत में, जज भी अदालत में नहीं जा रहे हैं, एक कैमरा और टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी सुनवाई हो रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये क्या मुश्किल है, या जिसे एक अंग्रेजी में कहावत है कि बून इन डिस्गाइज? नहीं, ये बून इन डिस्गाइज कहा जा सकता है, मुश्किल तो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ओपन कोर्ट की अवधारणा है, परंपरा भी है। और सबसे पहले हम इसको देखते हैं 1215 में जब मैग्ना कार्टा आया था, तो इसमें ओपन कोर्ट्स की वकालत की गई थी कि जो भी न्यायालय में सुनवाई हो वो खुले में हो। और इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 145 सब क्लॉज 4 में, हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के धारा 327 में, और धारा 153 बी सिविल प्रोसीजर कोड में भी खुली अदालत की वकालत की गई है। और ये कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए खुली अदालत में ही न्यायालय की कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि वादकारी का भी विश्वास जमा रहे और वादकारी भी उसमें भागीदार रहे। परंतु चूंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें कोविड-19 वायरस की वजह से न्यायालयों का कार्य ओपन कोर्ट में नहीं हो पा रहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथा माननीय उच्च न्यायालय ने वर्चुअल हियरिंग की प्रथा को शुरू किया है। ये पूरी तरीके से कानूनी है और इसको किसी भी प्रकार से गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में तो इस प्रकार की सुनवाई संभव है, और इस प्रकार की सुनवाई हो भी रही है। परंतु जहाँ तक ट्रायल कोर्ट्स का सवाल है या जिला अदालतों का सवाल है, जिला अदालतों में इस प्रकार की वर्चुअल हियरिंग अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हों, चाहे वो न्यायालय के कर्मचारी हों, चाहे वो लिटिगेंट जनता हो, या और अन्य कोई लोग हों, वो अभी इतना दक्ष रूप से इस टेक्नोलॉजी में अभ्यस्त नहीं है कि वो अपनी बात वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से न्यायालय के सामने ला सकें। देखिए, कुछ इस वर्चुअल हियरिंग की विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, तो कुछ इसके साथ साथ अवगुण भी हैं। गुण तो ये है कि इसमें वादकारी को और अधिवक्ता बंधुओं को न्यायालय नहीं जाना पड़ रहा है। माननीय न्यायाधीश भी, उनको भी न्यायालय के कोर्ट रूम में नहीं बैठना पड़ रहा है, और वो अपनी हियरिंग वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये इसलिए संभव है कि वहाँ आपको जानकारी ही है कि जो रिट फाइल की जाती है, वो रिट की जो कॉपी होती है, जो पिटीशन की कॉपी होती है, वो अधिवक्ता के पास भी होती है और माननीय न्यायाधीश के पास भी सेम कॉपी होती है, और सेम पेज नंबर होता है। और उसमें अधिवक्ता बंधु पेज नंबर रेफर करके या एनेक्सर रेफर करके अपनी हियरिंग कर सकते हैं, और उसी हिसाब से जो माननीय न्यायाधीशगण हैं वो उसके बारे में अगर कोई उनकी आशंका है तो उसको पूछ सकते हैं।
परंतु जहाँ तक जिला अदालतों का प्रश्न है, जिला अदालतों में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। और ये ज़रूर है कि पिटीशन की कॉपी पिटिशनर के एडवोकेट के पास रहती है और रिटन स्टेटमेंट की कॉपी दूसरे पक्ष के वकील के पास रहती है। परंतु बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे कागज़ात हैं, एविडेंसेस हैं, जिनकी पूरी की पूरी प्रतिलिपि दोनों अधिवक्ताओं के पास नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में जिला अदालतों में इस प्रकार की कार्रवाई अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मैं एक चीज़ और यहाँ तो कहना चाहूँगा। जी, जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि क्या जैसे जस्टिस एपी शाह ने इसको तारीफ किया, उन्होंने एक अखबार को एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि क्या कहते हैं, अदालतों को खासकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र जो हैं, उन्होंने इसको क्या कहते हैं, इस पे अपनी आपत्तियां जताई हैं, थोड़ा सा इन्होंने शंकाएं जताई हैं और क्या कहते हैं, ये कहा है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के बीच की स्थिति आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, नरेश श्रीधर मिराजकर व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य। इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि निश्चित रूप से पब्लिक ट्रायल ओपन कोर्ट में ही होना चाहिए, ताकि जो ट्रायल की स्वस्थ परंपरा है और जो न्याय प्रशासन की स्वस्थ परंपरा है, उनको हम अपहोल्ड कर सकें। और इस निर्णय को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, वैनकूवर सन वर्सेस अटॉर्नी जनरल कनाडा। और उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसको ही उन्होंने माना है और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से सुनवाई खुले न्यायालय में ही होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि वर्ष 2015 में जब मैग्ना कार्टा, चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा आया था, तो उस समय खुले न्यायालयों की अवधारणा थी। उसी प्रकार से हमारे भारत के संविधान में, हमारे इंडियन पिनल को, हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में और हमारे सिविल प्रोसीजर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि जो भी सुनवाई होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। और ये किसी को दूर दूर तक भी संकेत नहीं था कि इस प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि जिनमें न्यायालय वर्चुअल हियरिंग को करना पड़ेगा और वो फेस टू फेस हियरिंग नहीं कर पाएंगी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर ये वर्चुअल हियरिंग वाला मामला आगे बढ़ता है, कम से कम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, और कुछ हद तक अगर कुछ खास तरीके के मामलों में अगर जिला अदालत में ये बातें इसको लागू किया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय का जो अभी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में न्याय बहुत महंगा है, हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के लिए न्याय मिलना बहुत महंगा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये न्याय पाना ज्यादा आसान होगा और ज्यादा सस्ता होगा? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ना तो न्याय इससे सस्ता होगा, बल्कि इससे न्याय और महंगा होगा। क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखें, हम डाटा हैं, तो अभी तक इंटरनेट की सुविधाएं ठीक है, दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत अच्छी है, वहाँ पे स्पीड भी बहुत अच्छी है। परंतु जो छोटे छोटे ज़िले हैं उनमें अभी इंटरनेट की सुविधा इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है कि जिससे वादकारी को वो कोई लाभ दे सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है या रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि अपील में, रिवीजन में या रिव्यू में केवल बहस होती है, उसमें एविडेंस नहीं रिकॉर्ड की जाती है और ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो जहाँ तक ट्रायल का सवाल है, ट्रायल तो इसके माध्यम से मैं नहीं समझता कि उचित होगा। का पहला कारण ये है कि माननीय न्यायाधीश के समक्ष जब कोई भी गवाह प्रस्तुत होता है तो माननीय न्यायाधीश को भारत के एविडेंस एक्ट के अंतर्गत उस गवाह का डैमनर यानी आचरण नोट करने की शक्ति प्राप्त है। और माननीय न्यायाधीश ये नोट कर सकते हैं कि गवाह ने रुक रुक करके जवाब दिया या दर दर झांक करके जवाब दिया, या जवाब देने में उसकी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस प्रकार की रही। तो अगर वर्चुअल हियरिंग होगी तो निश्चित रूप से जो ये शक्ति है न्यायाधीश को डैमनर नोट करने की, उस शक्ति का वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जैसे व्यवस्था है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि
गवाह गवाही देने से पहले अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। तो गवाह जब अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, उसके बाद जब वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, तब उसको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देखने की परमिशन नहीं होती है, उसको किसी भी प्रकार से अधिवक्ता से संपर्क करने की परमिशन नहीं होती है। और जहाँ तक वर्चुअल हियरिंग का प्रश्न है, अगर वर्चुअल हियरिंग ट्रायल में परमिट कर दी गई, तो ऐसी दशा में जो सिद्धांत है कि रिफ्रेशिंग दी मेमोरी ड्यूरिंग बिफोर दी एग्जामिनेशन, तो वर्चुअल हियरिंग में तो देखिए, आप मुझे मेरा चेहरा देख रहे हैं, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, मेरे आगे कितने कागज बिखरे पड़े हैं या आपके आगे कितने कागज बिखरे पड़े हैं, उनका कोई अंदाजा ना मुझे है ना आपको है। तो मैं फिर अगर मान लीजिए कोई सवाल मुझसे पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो मैं हो सकता है कि जो मेरे सामने रजिस्टर रखा है या जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उनको मैं देख करके जवाब दूं। या ये भी हो सकता है कि मेरे बगल में जो अधिवक्ता महोदय बैठे हैं, जो मेरे अधिवक्ता हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना दिखाई देंगे, वो इशारा करके मुझे यस और नो में उस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष और निर्भीक न्याय नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज और, अभी जो हमारी मानसिकता है कि कोई भी वादकारी न्यायालय में जाकर के थोड़ा असहज हो जाता है, उसको न्यायालय के वातावरण से, न्यायालय की कार्रवाई से थोड़ा भय रहता है, और ये भय रहता है और इसी बात की उसको शपथ दिलाई जाती है कि वो जो भी कहेगा वो सत्य कहेगा। अगर वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से सुनवाई होने लगी, तो वो भय भी उसको अदालत का नहीं है, क्योंकि वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, अदालत अपने कमरे में बैठी हुई है, और वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से उसका जवाब का उत्तर दे सकता है। लेकिन जस्टिस मित्तल, क्या आप जो भय की बात कर रहे हैं, वो भय खत्म होना एक वादकारी के लिए अच्छी बात नहीं होगी? मतलब बहुत संक्षिप्त सा जवाब चाहूंगा इसमें कि नॉर्मली कहा जाता है कि बिना भय के बिना उसके हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मेरा संक्षिप्त उत्तर ये है कि कानून का भय होना चाहिए। आज जो आप अराजकता देख रहे हैं समाज में, आज जो कोविड-19 के जो पेशेंट, जिनको पुलिस वाले उनको मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं, डॉक्टर बंधु हमारे उनके जो इलाज में लगे हुए हैं, नर्सेज जो उनके इलाज में लगी हुई हैं, क्योंकि उन लोगों को कानून का भय नहीं है। और क्योंकि कानून का भय नहीं है और इसीलिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जिसको पूरा समाज झेल रहा है। जवाब यही है कि कानून का भय होना चाहिए और रखना चाहिए। Majesty of law must be honored. जब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि क्या आपने जैसा कि कहा कि कानून सस्ता भी नहीं होगा और उसमें बहुत न्याय भी नहीं होगा, ये आपका मोटा मोटी कहना, लेकिन क्या आपको ये मानना, आप ये कहेंगे कि इससे कानून जो न्याय जो है उसकी प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाएगी, जल्दी न्याय मिलने लगेगा? क्योंकि ये भी सुझाव दिए गए कि जो एडवोकेट्स के सबमिशन है उनकी लिमिट होनी चाहिए, और चूंकि जल्दी सुनवाई हो जाएगी, आने जाने में जो टाइम दिया जाता है कि भाई यहाँ 7 दिन बाद बुलाओ, 10 दिन, उस तरीके की चीजें, जो डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी, तो क्या न्याय जल्दी मिलने की उम्मीद बढ़ती है? मैं आपसे यहाँ भी सहमत नहीं हूँ। इसमें न्याय जल्दी मिलने की ऐसी कोई संभावना मुझे तो नजर नहीं आती है। कारण क्या है कि इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, क्या हम फास्ट, जिसे कहते हैं फास्ट जस्टिस या त्वरित न्याय जिसे कहते हैं, क्या उसकी ओर भी बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो एक विशेष परिस्थिति है कि जिसमें न्यायाधीश न्यायालय नहीं जा पा रहे हैं, अधिवक्तागण न्यायालयों में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये तो एक विशेष परिस्थिति है कोविड-19 के वजह से। हाँ, मैं इतना जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इन एडिशन टू दी रूटीन कोर्ट वर्क, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो न्यायाधीश गण सुनवाई करते हैं, अगर वे परमिट करें किसी ऐसे मैटर में जिसमें कि एट लेंथ, जिसमें कि विस्तृत आर्गुमेंट होने हैं, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से 4 बजे के बाद उसको परमिट किया जा सकता है, और उसमें उन अधिवक्ता बंधुओं को अपनी बात विस्तार से रखने का एक मौका मिलेगा। और न्यायाधीश भी क्योंकि इस बात से कहना चाहिए कि मुतमईन होंगे कि अब हमें 4 बजे
के बाद कोर्ट में नहीं बैठना है और हम 4 बजे हमारा अन्य कोई वादकारी हमारा वेट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो न्यायाधीश भी उन अधिवक्तागण को पर्याप्त समय दे सकें। समय अच्छा, केवल किसी एक विशेष अधिवक्ता का नहीं है, सारे वादकारियों का बराबर का अधिकार है, सारे वादकारियों को अपनी बात बराबर से कहने का अधिकार है। तो केवल कुछ मामलों में जिनमें की बहुत लंबी बहस है या कुछ है और जिसमें दोनों माननीय न्यायाधीश भी और माननीय अधिवक्ता भी सहमत हों, तो 4 बजे के बाद ऐसी सुनवाई भविष्य में भी कोविड-19 के समाप्त होने के बाद भविष्य में भी कर सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल एक और ये है कि क्या जो अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात की थी, हम यहाँ से उससे एक कोविड-19 की वजह से हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। वो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, हम उससे एक वजह, तो क्या ये अब चूंकि और ये एक तरीके से टेस्ट भी हो गया कि हाँ इसको किया जा सकता है, तो क्या इस पे लगातार आगे बढ़ते रहने की जरूरत है और थोड़ा तेज काम करने की जरूरत है ताकि ये वर्चुअल हियरिंग एक हकीकत बन सके? हाँ, निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने से कोई बाधा नहीं है, ना तो कोई कानूनी बाधा है और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक बाधा है। बस बिंदु यही है कि जो जिन मामलों में मान लीजिए जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि रात को 12 बजे कोर्ट खुलवानी पड़ी, रात को 1 बजे कोर्ट खुलवानी पड़ी, अर्जेंट मामले हैं। ये निर्भया हत्याकांड के जो चारों दोषी थे, इनके मामले में समय समय पर इवन रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे पिटीशन दाखिल किए गए। ऐसे में ये हो सकता है कि चूंकि सीधे सीधे आर्गुमेंट्स ही होने हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करना है, कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो ऐसे मामलों में हो सकता है कि इस प्रकार की वर्चुअल हियरिंग को न्यायालय परमिशन दे सके। हाँ, एक चीज और इसमें देखनी पड़ेगी अभी आपको, इसमें एक आइडेंटिटी स्टीलिंग का भी एक मैटर है। कोर्ट में जब कोई अधिवक्ता या जब कोई वादकारी आता है तो उसकी आइडेंटिटी 99.99.99% सही होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं। हो सकता है कि मेरा मुखौटा लगा करके या किसी का मुखौटा लगा करके कोई व्यक्ति फिजिकल अपीयरेंस और वर्चुअल अपीयरेंस में काफी फर्क होता है। जी जी, तो आइडेंटिटी स्टीलिंग का भी एक खतरा इस प्रकार की वर्चुअल हियरिंग में है, जिसको कि आप नकार नहीं सकते हैं। संभव नहीं है कि सारे न्यायाधीशगण सभी अधिवक्ताओं को बाय नेम और बाय फेस जानते हों। लिटिगेंट्स को तो बाय नेम या बाय फेस जानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। और आप ये देखें कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में ही मैं समझता हूँ कि कम से कम 30,000 अधिवक्ता हैं। अकेले 30,000 ही कोर्ट में ही 25-30,000 अधिवक्ता हैं। तो ऐसे में कौन अधिवक्ता किस पक्ष की ओर से अपियर हो रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये यस प्रश्न है। कौन अधिवक्ता किस व्यक्ति की ओर से अपियर हो रहा है, क्या उस व्यक्ति ने उसको एंगेज किया है अथवा नहीं किया है? तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है साइबर क्राइम्स के चलते कि आइडेंटिटी स्टीलिंग का भी इसमें खतरा है। हो सकता है कि मैंने पिटीशन फाइल ना किया हो या मैं पिटीशन फाइल ना करना चाहूँ, परंतु मेरा विरोधी पक्ष कुछ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरे नाम से कोई पिटीशन दाखिल कर दे और वो पिटीशन मान लीजिए खारिज हो जाए, तो मेरे ऊपर तो वो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हो जाएगा ना कि एक बार जो चीज निर्णय हो गई उसी मुद्दे को आप दोबारा नहीं उठा सकते। इस बिंदु पर भी हमें ध्यान देना होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये संभव नहीं है कि हर न्यायाधीश हर अधिवक्ता को चेहरे से और उसके नाम से पहचानता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस ए.एन. मित्तल द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। हम तो ये थे जस्टिस ए.एन. मित्तल, जिसका मानना है कि वर्चुअल हियरिंग संभव है, इस पे काम भी आगे होना चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी उपाय अपनाया जाए ताकि इनका दुरुपयोग न हो सके। तो आप इस मुद्दे पे इतना ही, बाकी हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ तैयार होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।